हेलो डियर ऑल। सो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन। अच्छा, अब हम जब रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, ये मैं आपको बिल्कुल रीड करके अच्छे समझाऊंगी। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे उनमें जो मेन चीज़ें थी वो सब आपको बता दी। ये टॉपिक मैं आपको रीड करके बताऊंगी। अब इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि इसको रीड करवा के बता रही हूँ, तो दो रीज़न है। एक रीज़न ये कि डाइजेशन तक आपने सबने अच्छे से पहले बहुत बार पढ़ा है। रेस्पिरेशन कई बच्चों के लिए नया टॉपिक होगा और इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा जो रीड है उसको करना पड़ेगा, डेटा को यहाँ पे जो दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। सो व्हाट डू वी मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन इंक्लूड टू थिंग्स। पहली चीज़ क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट मीन्स इट इज़ अ ब्रीथिंग प्रोसेस। सेकेंडली, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जनरेट एनर्जी. So how we can define it? Basically, it's a process in which oxygen breaks down glucose to generate energy, which is used for vital purposes. Okay, so ये है आपका respiration का definition. Where does it take place? It takes place in the cell. ठीक है, it takes place in the cell. और अगर आप बहुत ही डिटेल में बताना चाहते हो, जो बहुत अच्छी बात है वो ये होगी कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। जो सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। ओके, अच्छा, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं सबसे पहले जैसा कि आपको हमेशा पढ़ाती हूँ विद द हेल्प ऑफ सम नोट्स दैट आई मेक फॉर यू, तो वही करते हैं एक बार तो। ठीक है, एक सेकेंड। यस, पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सो टॉपिक्स, स्क्रीन विजिबल, यस, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, ये जान लो, डेटा जान लो क्या है। मैं समरी बता देती हूँ उस पूरे टॉपिक की। सो इसमें हम पहली चीज़ पढ़ेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है? दो तरह की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, किस में होता है? ह्यूमन बीइंग्स में होता है। एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स। इसमें क्या होता है ये बताएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है यीस्ट। सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, और यीस्ट या अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो C6H12O6 है, जो हमारा C6H12O6 होता है ना, हम बोले तो हमारा C6H12O6 दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, CO2 बनाता है और वाटर भी बनाता है। ये क्या है? CO2 और H2O, ये हैं बाय प्रोडक्ट्स, और ये हमारे बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। नहीं चाहिए हमको ये, लेकिन एनर्जी
ये क्या है, यूटिलाइज होती है, यूटिलाइज की जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ अनएरोबिक की, ऐसा रेस्पिरेशन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये विदाउट ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, किस में ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल में, और रिलीज करता है CO2 और H2O। तो इसकी इक्वेशन आपको इधर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ें आप। सो यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो कुछ ऐसा है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ किस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एथेनॉल दैट इज नथिंग बट एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। ग्लूकोज इन लैक ऑफ अच्छा देखो, लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि समटाइम्स बॉडी के अंदर सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है ड्यू टू सम रीज़न। इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन, इस वजह से क्या होता है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। बॉडी में किसकी कमी हुई, ऑक्सीजन की, एंड इसकी वजह से लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होता गया जब मसल्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिली, और एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज़ हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है, अब इस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो आपके मसल्स में जमा होता जाता है, और क्रैम्प, यानी कि इसको बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं, क्रैम्प, यानी आपने मस्कुलर पेन फील किया होगा कई बार, आपने नहीं लेकिन बड़े लोगों ने किया होगा, तो वो जो क्रैम्प है वो आने लग जाता है। एंड इन दैट केस ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली रुक जाता है, क्योंकि जो एक जगह मसल्स में क्या हो जाता है, आपका लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लग जाता है, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। जब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता तब क्या होता है, तब आपका वहाँ पे क्रैम्प आने लग जाता है। इस केस में क्या किया जाता है, आपको जो गर्म पानी है या जो कोई भी गर्म चीज़ सेक किया जाता है, जैसे कि ये लैक्टिक एसिड फ्लो में आए, और जब लैक्टिक एसिड बहने लग जाता है तब आपका ब्लड भी फ्लो कर पाता है, क्योंकि वो जो रास्ता है वो ब्लॉक्ड है और अब वो खुल गया है तो ब्लड फ्लो कर पाएगा। दैट्स इट। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो होता ही क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तीनों ही केसेस में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले केस में, ठीक है। अब इसको मेरे को लगता है रीड करके बता देना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि समझ नहीं आ रहा है या ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, सब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। We have discussed nutrition in organisms in last section। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फिर देखा कि डाइजेशन क्या होता है, खाने को लेने के बाद डाइजेशन होता है, और डाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज निकल के आता है। The food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy। अब इस प्रोसेस में जो फूड है जो कि एब्जॉर्ब किया था ब्लड ने फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और उसको पूरे हर बॉडी के सेल में पहुंचाया था, तो वही जो फूड है बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इस बात को देखो आगे क्या है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अभी जो एनर्जी प्रोडक्शन है ना, ये कैसे होती है, खाने के बाद जो खाना है उसमें से कैसे एनर्जी अलग होती है, निकलती है। सो ऑक्सीजन की हेल्प से ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी को निकालते हैं। उसमें बाय प्रोडक्ट कौन से आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय प्रोडक्ट होते हैं, एंड जो यूजफुल चीज़ होती है हमारे लिए वो है एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकल जाता है, लेकिन ये जो एनर्जी ये रहती है। अब इसको मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। यस, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है बिल्कुल। देखो इसको ऐसे समझो कि मेरे पास है ये एक खजाना, मेरे पास है ये खजाना, ट्रेजरी, मैं लिख देती हूँ खजाना।
और इस खजाने में क्या है, इस बक्से में खजाना है, दैट मीन्स बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा पैसा है। ठीक है, इस खजाने में लगा है ताला, यहाँ पे लगा है ताला, लॉक। इस लॉक को खोलना है तभी मुझे ये खजाना मिलेगा। तो मैं इस लॉक को कैसे खोलूँ, कैसे खोलूँगी? विद द हेल्प ऑफ द की। विद द हेल्प ऑफ द की आई विल बी एबल टू ओपन इट। आई विल बी एबल टू ओपन इट। मुझे एक की चाहिए होगी। सो यहाँ पे इस स्टोरी से कि एक इंसान था, उसके पास बहुत सारा खजाना था एक बॉक्स में, लेकिन उसको खोलने के लिए, वो लॉक था, उसे खोलने के लिए उसे की चाहिए थी। उसको की मिली, उसने वो खोला डिब्बा और उसमें से बहुत सारा खजाना निकला। यहाँ पे ये जो बॉक्स है बेसिकली इज़ नथिंग बट फूड, जो आपने खाया है, ग्लूकोज जो आपने खाया है। इस फूड में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है। खजाना, ये जो खजाना है, जो ट्रेजरी है, जो ज्वेल्स है, ज्वेल्स एंड मनी है, ये क्या है? ये बेसिकली है एनर्जी। ठीक है, अब ये लॉक्ड है यानी खुल नहीं सकती है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? की चाहिए। ये की क्या है? ये की है मेरे पास ऑक्सीजन। मेरे पास की है ऑक्सीजन। मेरे पास की है क्या? ऑक्सीजन। तो मेरे पास फूड, एनर्जी और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें जो हैं ये फूड जो है और ये जो ऑक्सीजन जो है, इनका होना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे खजाना मिलेगा। ठीक है, मेरे पास जब फूड होगा और ऑक्सीजन, यानी कि जब मेरे पास खाना है और उसके साथ मुझे खाने की चाबी भी पता है, तब मैं उस एनर्जी को यूज़ कर सकती हूँ। राइट, फिर समझो, एक बॉक्स में खजाना है, खजाने को निकालना है, उसके लिए हमें की चाहिए होगी। खजाना क्या है? खजाना है एनर्जी। बॉक्स क्या है? लॉक्ड है, दैट इज़ फूड। और की क्या है? ऑक्सीजन है, जिसकी हेल्प से हम उस ताले को खोलेंगे, उस डिब्बे को खोलेंगे और उसमें एनर्जी को निकालेंगे। तो ये जो मेरी एक स्टोरी है, एक जो मेरा समझाने का तरीका है, इससे आपको ये समझ में आया कि हमारे को बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो विदाउट ऑक्सीजन ही अपना प्रोसेस कर लेते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले मुझे एनर्जी निकालनी है तो मुझे तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज को, मुझे तोड़ना पड़ेगा उस डिब्बे को जिसमें खजाना है, चाहे मैं उसको ताले से तोड़ूं, चाहे मैं उसको दम लगा के तोड़ूं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सुनो ढंग से। मुझे ग्लूकोज को निकालना है, ग्लूकोज को तोड़ना है, उसमें से एनर्जी निकालनी है। सो व्हाट विल हैपन? In all case, the first step is the breakdown of energy. Now, what is energy? It is a 6 carbon molecule. 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। C6 आगे H12 और O6 है ना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये। अब into a 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। सबसे पहला जो स्टेप है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये पायरुवेट क्या चीज़ है। भैया इसको ऐसे समझो, क्या हुआ है ना कि ये था ग्लूकोज, ग्लूकोज लग देते हैं अभी, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है सबसे पहले इन साइटोप्लाज्म किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में, है ना, पायरुवेट में। अब ये जो पायरुवेट है बेसिकली, अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में टूटेगा या ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा? ये ग्लूकोज जो है फर्स्टली थोड़ा सिंपलर होगा सो दैट ऑक्सीजन को आराम से तोड़ सके। तो ग्लूकोज में ही अपने आप क्या हो जाएगा? पायरुवेट टूट जाएगा।
ठीक है। 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें आप कोर्स में पढ़ोगे कि कैसे ये पायरुवेट बनता है ग्लूकोज से। और ये काम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स इट। ग्लूकोज टू द पायरुवेट में। अब ये जो पायरुवेट है, अब ये पायरुवेट जाएगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पायरुवेट एंटर करेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर करेगा। दिस इज नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें होगा आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन ग्लूकोज का। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एंड देन आपके पास एनर्जी CO2 और वाटर निकलेंगे। या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक, या किसी ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक जो भी हो रहा है, या फिर वो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है वो होगा। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो, लेकिन ये 3 चीज़ें कब हो रही हैं? सबसे पहले पायरुवेट के बनने के बाद हो रही है। पायरुवेट साइटोप्लाज्म में बनेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, पायरुवेट एंटर करेगा और तब ये जो पायरुवेट है इस पर ऑक्सीजन एक्ट करेगी और ये 3 चीज़ें होंगी। ठीक है। सो पहला स्टेप क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ये टूट गया, सिंपलर हो गया, तो ये क्या रहेगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है। ये जो प्रोसेस है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में होता है, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना। ये जो पायरुवेट है अब ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंड देन दिस पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड, इफ इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन देन विल बी कन्वर्टेड टू energy and will release CO2 plus H2O. If it is in absence of oxygen, then it will be converted to ethanol. Ethanol is nothing but it is a kind of an alcohol. तो आप पहले इक्वेशन आप पढ़े होंगे कि जो ऑक्सीजन है रिएक्ट करेगी ग्लूकोज से, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगी। अब ये अल्कोहल आपने स्पेसिफाई कर दिया, इट इज़ नथिंग बट एथेनॉल and carbon dioxide. ठीक है, this is in anaerobic respiration. But when this comes to aerobic respiration, what will be formed? Energy will form, carbon dioxide will be formed, and water will be formed. Okay. So this takes place in yeast during fermentation. अब ये जो anaerobic respiration है ये कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है। और कब होता है? in presence of heat, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये होता है। आपने देखा होगा ईस्ट को हम केक में डालते हैं, ईस्ट को हम अपने जब भी कहीं किसी भी फूड मटेरियल में डालते हैं तो वो फूलने क्यों लग जाता है? जैसे आपने कोई बैटर बनाया, उस बैटर को फ्लफ़ी करने के लिए आप उसमें क्या डालते हो? उसमें ईस्ट डालते हो, ईस्ट डालते फूलने क्यों लग जाता है? इसलिए फूलने लग जाता है क्योंकि ये जो फूलापन है ये ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ CO2 हुआ है, CO2 प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि कहाँ पे होती है? ईस्ट में है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ है ना पायरुवेट का, पायरुवेट दैट इज़ नथिंग बट 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज था, जब टूटा तब पायरुवेट बनता है। तो ये पायरुवेट दिस ब्रेक्स डाउन ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट जो टूटा था यूजिंग ऑक्सीजन, ये जो पायरुवेट है ये अब टूटेगा। देखो सबसे पहले ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में, अब पायरुवेट टूटेगा एनर्जी बनाने के लिए विद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अब ये जो पायरुवेट है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ऑक्सीजन इसको तोड़ा, ये कहाँ हो रहा है? टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? सो ये जो प्रोसेस है 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल का टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस यहाँ पे अब क्या होता है? ये जो पायरुवेट है ना, जब ये टूटता है ये क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स देता है। जो अदर प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं? वाटर होते हैं और एनर्जी तो बनती है। अब ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ है, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ हुई है एरोबिक प्रोसेस में बहुत सारी होती है।
इस वजह से ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, क्योंकि उनमें एनर्जी की नीड भी कम होती है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स, अब क्या होता है कई बार प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, इट इज़ यूजुअली इन विंटर्स में हमारे पास ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है मसल्स में। तो क्या होता है, ब्रेकडाउन जो होता है ना पायरुवेट का, वो होता तो है लेकिन वो किस में होता है, लैक्टिक एसिड में हो जाता है। दैट इज़ अगेन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जैसे कि पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वैसे लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है ये क्या कॉज कर रहा है, ये अब कॉज कर रहा है हमको हार्म। ये क्या कर रहा है, ये बिल्डअप होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में, ठीक है। और इससे अब क्या होता है, क्रैम्प आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखोगे कि ग्लूकोज जो है ये सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या किसमें टूटा, पायरुवेट में, ठीक है। और अब क्या होगा, पायरुवेट में टूटने के बाद एथेनॉल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पायरुवेट प्लस एनर्जी, तो यहाँ पे पायरुवेट प्लस एनर्जी पे इतना बिल्कुल फोकस नहीं करना, केवल एनर्जी पे, पायरुवेट पे फोकस करना है। एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है पूरी, ठीक है। ये सब था। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये क्या होती है, ये एटीपी बन जाती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में आ जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। एटीपी क्या है, ये अगेन ब्रेक डाउन होता है और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाता है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। ये एटीपी हमारी energy further converts to ATP in mitochondria and this ATP is used for the endothermic reactions. That means वो reactions में energy की बहुत requirement होती है, उन reactions में ये हमारा जो है ATP used up हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से respiration होता है प्लांट में, respiration in plant. सो बेसिकली आपको respiration in plant बिल्कुल डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एटीपी के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक फर्दर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अभी मैं आपको यहाँ पे इस बारे में बताती हूँ। सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से हुआ ये एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा, और बहुत सारा है। अब देखो यहाँ पे प्लांट में हमें पता है कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का ऑब्वियसली स्टोमेटा के थ्रू होता होगा। ये स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज करते हैं व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपनिंग, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन प्रोसेस इन प्लांट। इसको मैं आपको समझाऊंगी अभी, 2 मिनट के लिए आप वेट करें, मैं रीड कर दूँ एक बार आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया है कि प्लांट में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो इन प्लांट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू लिटिल बिट अबाउट इट इन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो पार्ट 1 है, जो मैंने न्यूट्रिशन के साथ ही बनाया था। सो अब यहाँ पे क्या होता है, इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, प्लांट्स में कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यही जानना ज़रूरी है। आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल हो, यस। दिख रहा है आपको जी। अब देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्लियर से लिखती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा आपको दिख तो रहा होगा, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। तो देखो क्या होता है ना,
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. नाउ व्हाट इज दिस डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन. इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया था, तो प्लीज़ आप एक बार इसको अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो समझाया है उसको रिकॉल करें. प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, फिर बता देती हूँ बिल्कुल ढंग से. देखो, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है चीज़ों का, सब्सटेंसेस का, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे साइंटिफिकली, लेकिन बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि एक अमीर इंसान है. अमीर इंसान गरीब इंसान को देगा, गरीब इंसान अमीर इंसान को देगा. ऑब्वियसली अमीर इंसान गरीब इंसान को देगा. तो दैट इज़ अ केस कि हाई कंसनट्रेशन से मूवमेंट होता है लो कंसनट्रेशन की तरफ. मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम मुझे थोड़ा सा दे दो. तो भाई हाई कंसनट्रेशन रखेगा, ले थोड़ा सा ले लो. ठीक है, तो ये होता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट. अब हम इस मूवमेंट को जानते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि ये मेरे पास है एक पानी का ग्लास, और इसमें तो पानी है, और मैंने इसमें डाल दी एक दो रेजन्स. अब व्हाट आर रेजन्स? रेजन्स होती है किशमिश. किशमिश, ठीक है, ड्राई फ्रूट होता है ना, खाया है हमने सब ने. ये है रेजन्स. अब ये जो क्या होता है ना, कुछ घंटों बाद आप नोटिस करेंगे कि ये रेजन आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद, सम टाइम लेटर, यू विल नोटिस किशमिश क्या हो गई है, ये रेजन क्या हो गई है, स्वेलन स्वेलअप हो गई है, स्वेलअप हो गई है, यानी फूल गई है. कैसे फूली? पहले तो पिचकी हुई थी, श्रिंक्ड थी, अब फूल कैसे गई? सो देखो, लेट्स कम टू दिस टॉपिक अगेन. बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. आउटसाइड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. और किशमिश के अंदर, रेजिन के अंदर बहुत कम है पानी, तो ऑलमोस्ट नहीं है, ड्राई एकदम. इनसाइड रेजिन नहीं है ना. तो यहाँ पे देखा जाए तो वाटर की हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे देखा जाए तो वाटर की लो कंसंट्रेशन है. तो वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और जैसे ही पानी किशमिश के अंदर आया, ये हो गई स्वेलअप, फूल गई है. बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे था मेरे पास अगेन एक ग्लास, और इसमें मैंने डाल दी एक ड्रॉप पे इंक मैंने डाल दी. इधर मैंने एक ड्रॉप इंक डाल दी. अब कुछ देर में आप नोटिस करोगे कि ये जो पूरी इंक है पूरे ग्लास में मिक्सअप हो जाएगी. ऐसा कैसे हुआ? देखो, यहाँ पे इंक का एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन है, एक पॉइंट पे, एक स्पॉट पे इंक के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं. यहाँ पे दूसरी तरफ और जगहों पे, मतलब सराउंडिंग में, इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्सेंट हैं. तो अब हाई कंसंट्रेशन जहाँ पे इंक मॉलिक्यूल्स थी, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी, एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंक मॉलिक्यूल्स को हर तरफ. तो अब मूवमेंट हो गया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. इंक मॉलिक्यूल्स को पूरे पानी में इंक हो गई साइमल्टेनियसली. तो यही कुछ प्रोसेस होता है प्लांट्स में, अब प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. अभी स्टोमेटा क्या होता है? तो अगर मैं आपको किसी प्लांट की लीफ दिखाऊं, ठीक है, जूम करके, तो आपको उसमें कुछ ऐसे गार्ड्स, ऐसे राजमा जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे. राजमा खाते हैं ना, वैसे कुछ.
अगर मैं इस एक को जूम करके दिखाऊं तो भाई ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या राजमा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली गार्ड सेल्स हैं। गार्ड ये गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल है, इनके बीच में जो पोर प्रेजेंट है, जब ये ओपन होते हैं तो इनके बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है और इन पोर को कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स। अब अगर ये गार्ड सेल्स बंद हो गए, यानी कि ये गार्ड सेल्स कुछ ऐसे बंद हो गए, तो ये स्टोमेटल पोर्स क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए। स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड। ठीक है भाई, समझ में आया। अब दूसरी चीज़ समझते हैं अपन कि खुलते कब और क्लोज्ड कब रहते हैं, कब इनका टाइम खुलने का होता है, कब इनका बंद होने का होता है। जब प्लांट्स को देखो फोटोसिंथेसिस के समय पर CO2 चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 चाहिए होती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 गार्ड सेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ 1-2 मॉलिक्यूल CO2 के इकट्ठे कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो लो कंसंट्रेशन है CO2 मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन है। बाहर की तरफ बात करूँ तो CO2 मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन है। तो अब क्या होगा, ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, CO2 यूज्ड अप हो जाएगी। अब जो ऑक्सीजन आती है, जो ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होकर आती है, ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये ऑक्सीजन गार्ड सेल्स के अंदर इकट्ठी होती जाती है। गार्ड सेल्स के अंदर इकट्ठी होती जाती है ऑक्सीजन। लेकिन इतनी ऑक्सीजन तो भाई मुझे चाहिए ही नहीं, प्लांट्स कहते हैं। तो बाहर हाई कंसंट्रेशन है, बाहर कंपेरेटिवली लो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल मूव आउट क्योंकि अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन है, बाहर कंपेरेटिवली लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो फिर उनका रेस्पिरेशन होता है। अब क्या होता है रेस्पिरेशन में कि जो प्लांट हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे। अब क्या होगा, अपने पोर्स को खोलेंगे तो अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन के। जब ये हो गया रेस्पिरेशन, CO2 रिलीज हुई, तो उनको उसको निकालना पड़ेगा। CO2 कैसे निकालेंगे, अगेन विद द सेम प्रोसेस, इनका डिफ्यूजन प्रोसेस काम आएगा। अंदर लॉट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स will accumulate and there is a high concentration inside, then they will move from inside to outside. ये सेम होता है आपका प्लांट। ठीक है बेटा, आंटी से एक्सटेंशन बोर्ड लिया, वो वैसे डायरेक्ट लगा। तो ये हो गया रेस्पिरेशन में। हाँ एक्सटेंशन बोर्ड लिया एक बार लाना पर ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट क्लियर। ठीक है, अब इतना इसको समझने के बाद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आता है और यहाँ पे थोड़ा और बता रखा है इसमें। इसको आप ये सब जो बता रखा है ना बेसिकली ये इसके बारे में है, ये है इस पूरे डायग्राम के बारे में। तो मैं आपको यही डायग्राम समझाऊंगी रीड करके और फिर इसको आपको डिटेल में यहाँ पे बुक में लिख के बताऊंगी। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये है नसल कैविटी। हम जब सांस लेते हैं वो हमारे नसल कैविटी यानी कि जो नोज़ में होल्स हैं दो, इनके थ्रू अंदर आती है। ठीक है, अंदर आने के बाद ये फेरेनिक्स में जाती है, फिर लैरिंक्स में जाती है। ठीक है, फेरेनिक्स में जाती है, फिर लैरिंक्स में जाती है,
फेरेनिक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी नसल कैविटी यानी कि जो नाक से होल्स हैं, उसके नाक से होल के बाद जो नसल कैविटी आती है, और जो माउथ कैविटी है, नसल पैसेज या माउथ नसल कैविटी बात एक ही है, और ये जो माउथ कैविटी है जहाँ पे ये दो पॉइंट मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फेरेनिक्स। फेरेनिक्स के बाद आता है लैरिंक्स, दैट इज नथिंग बट वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स के बाद आती है ट्रैकिया। इस वॉइस बॉक्स के बाद आती है ट्रैकिया, और ये किस शेप की होती है? ये सी शेप्ड होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे ये हम जब रीड करेंगे तो समझेंगे। अब कार्टिलेज, अगर आप इस ट्रैकिया का शेप देखते हो तो शेप कैसा है इसका? सी शेप्ड है, और आप कह सकते हो कुछ ऐसा है। अब इसका ऐसा पाथ क्यों है? इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? तो उसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि तो यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है ये रिंग शेप्ड है। अब इस रिंग शेप ट्रैकिया का क्या मतलब है? क्यों ये रिंग शेप्ड है? ये एकदम स्ट्रेट भी तो हो सकता था। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जब हम नारियल पानी पीते हैं स्ट्रॉ से, तो नारियल पानी में जब हम पानी को, जो पानी है नारियल पानी, उसको सक करते हैं, सक करने के बाद जिस एरिया से वो पास होता है वो एक बार को चिपक जाती है, कोलैप्स हो जाती है, चिपक जाती है। ये जो चिपक जाती है इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रूटी पीते हैं ना उसमें हम ऐसे सी शेप्ड स्ट्रक्चर देते हैं, और उन एरियाज में जहाँ पे ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिया जाता है वहाँ पे ये ऐसे कोलैप्स नहीं करती है, चिपकती नहीं है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जो ये इंश्योर करेगा कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग इनहेलिंग और एक्सेलिंग, दी ट्रैकिया या विंड पाइप वुड नॉट कोलैप्स। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है ये लंग्स में आने के बाद ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, और ये जो ब्रांचेस हैं इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। दो ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, एक ब्रांच ये जा रही है, एक ब्रांच ये जा रही है, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। फर्दर ये जो ब्रोंकाई हैं ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ब्रोंक्यूल्स मतलब फर्दर बहुत सारी क्या है आपकी जो ये पाइप्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आ जाते हैं। ठीक है, और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे प्रेजेंट है बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वोइलर सैक। अब मैं इस डायग्राम को आपको एक बार फिर खुद ड्रॉ करके बताऊंगी, ड्रॉ करके आपको मैं ये डायग्राम बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसको मैं फोल्ड करती हूँ ऐसे, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले आती है हमारे नसल कैविटी यानी कि वो एरिया जो हमने सांस लिया है, वो एरिया जो हमने सांस ली होती है एयर जहाँ पे वो जाती है, ये नसल कैविटी। अभी हम फेरेनिक्स वगैरह को नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? अब ये कन्वर्ट हो गई, बदल गई। अब आता है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया फर्दर ऐसे दो ब्रोंकाई में टूटता है, जाता है। ठीक है, यही जो ब्रोंकाई है, यही जो हमारी ब्रोंकाई होती है, ये फिर किस में टूटती है? ये ब्रोंकाई टूटती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स क्या है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, और यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे एल्वोइलर सैक्स या एल्वोइलर बैग्स।
ये हमारा है एक लंग और ये हमारा है दूसरा लंग, ठीक है। और नीचे है ये डायफ्रागम। एक एक करके सब कुछ समझते हैं। नसल कैविटी को यही आप लिख सकते हो, इट इज़ अ कैविटी वेयर द एयर एंटर्स आवर बॉडी। इट इज़ अ पॉइंट वेयर द एयर एंटर्स आवर बॉडी या फर्स्ट कम टू आवर बॉडी। देन यहाँ पे आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का एक काम है ट्रांसपोर्टिंग द एयर फ्रॉम नसल कैविटी टू द लंग्स। अब ये नसल कैविटी और ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं दो चीज़ें। नसल कैविटी में भी और ट्रैकिया में भी दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। दोनों में म्यूकस और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम सीलिया कहते हैं, सीलिया। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है हमारे नसल कैविटी और ट्रैकिया में दैट जो भी गंदगी डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं हमारे बॉडी में, उनको उसी पॉइंट पे रोक लेना। म्यूकस स्टिकी होता है, उसी पॉइंट पे उसको बलगम जो है रोक लेता है। उसी तरह से हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया क्या करते हैं, ये पुश फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ पुश करते हैं कि वो जो गंदगी है वो निकल जाए, छींक के थ्रू निकल जाए, खांसी के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाए। फिर यहाँ पे इसका शेप आपको समझ में आ गया। रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है इसमें। ये कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सो दैट कोलैप्स ना हो जाए जब इसमें इन्वेशन एक्टिवेशन चल रहा है। फर्दर ये डिवाइड होते हैं इसमें ब्रोंकाइज में, दो ब्रोंकाइज में। और ये जो दो ब्रोंकाइज हैं ये फर्दर डिवाइड होती है सो मेनी ब्रोंक्यूल्स में। और ये ब्रोंक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाइज में? इसलिए प्रेजेंट होते हैं जो सो दैट जो हमारी एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो भर सके, ठीक है। अगर केवल दो ही ब्रोंकाई होंगी तो केवल दो ही एल्वुलर आ सके, एल्वुलर सैक्स आ सकेंगे, एल्वुलर बैग्स आ सकेंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारे ब्रोंकिया को मैं अगर बहुत सारे में तोड़ दूँ, ब्रोंक्यूल्स बना दूँ, तो यहाँ पे इन सैक्स में, इन बैग्स में बहुत सारा जो एल्वुलर जो एयर है वो स्टोर हो सकता है। तो बेसिकली एल्वुलर का काम ये होता है स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एयर्स, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एयर, ठीक है। अगर इस एल्वुलर को जूम किया जाए, कुछ ऐसा है ये। और इसमें प्रेजेंट होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज, इसमें प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी भी बॉडी में आया है वो कहाँ जाता है? वो हमारे पूरी बॉडी में जाता है। और पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए जाता है। तो कैपिलरीज बेसिकली किससे बनती हैं? वेन्स यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और आर्टरीज के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, ठीक है। जो वेन्स होती हैं और आर्टरीज, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनती है कैपिलरीज, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे इधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, है ना। जो गैस आनी है बॉडी में ऑक्सीजन से वो पूरी बॉडी में जाएगी, और जो गैस जानी है बॉडी से वो एल्वुलर में आएगी, एल्वुलर से फिर वो अपना बैक रूट ले लेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बच्चों कि जो लंग्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं। लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में, ठीक है। लंग्स के ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो लंग्स होते हैं ये सराउंडेड होते हैं बाय रिब केजेस। लंग्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, इसकी प्रोडक्शन के लिए रिब केजेस होते हैं जो कि नथिंग बट इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं लंग्स को। इसमें हमारा हार्ट भी आता है लंग्स के आसपास में। ये डायफ्रागम है विच इज़ नथिंग, इसके दो काम है। इट प्रोवाइड्स द बेस टू द लंग्स, here to the chest cavity, not to lungs but to the chest cavity first.
सेकेंड काम है इट सेपरेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम द अदर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे ये आ जाता है डायफ्राम, इसके नीचे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सो इट सेपरेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, अब बस ये है इसके बारे में, इसका मूवमेंट जानते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, हम जब ऑक्सीजन को बॉडी में लेते हैं तो क्या होता है, जब हम बॉडी में ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, फूल जाते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एयर हम अंदर रख सकें। हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होता है और जो डायफ्राम है इसका मूवमेंट होता है डाउनवर्ड, सो दैट जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो भर सके, लंग्स में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। जब ऑक्सीजन को जब CO2 को बाहर जाना होता है तो ये जो डायफ्राम है, ये जो हमारे लंग्स हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं और यहाँ पे जो डायफ्राम है उसका मूवमेंट होता है अपवर्ड, सो दैट एयर को हम बाहर की तरफ पुश कर सके जो बाहर जाना है। ये सब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। In next class, I will be taking transportation in human beings and then we will be starting with the excretory system in that class. Thank you.